वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कालम कावल। ये मूवी ऐसी है जहां शुरुआत में आपको लगेगा कुछ और, लेकिन एंड तक आते आते आपका दिमाग घूम जाएगा कहीं और। कहानी सेट होती है 2012 में केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर, जहां कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पुलिस वालों की नींदें उड़ा देती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं सस्पेंस को खोलने के लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर स्टेनली दास से। पहली नजर में स्टेनली एक परफेक्ट फैमिली मैन लगता है। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आराम से टीवी पर पुरानी फिल्में देख रहा होता है। हाँ, सब कुछ बड़ा नॉर्मल है दोस्तों, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाते ही स्टेनली के चेहरे का जो रंग है वो बदल जाता है। वो साइड में जाकर धीरे से बात करता है और वापस आकर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे बॉस कुमार सर ने बुलाया है, काम जरूरी है, आने में लेट हो जाएगा। पत्नी बेचारी सीधी सादी मान जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी दोस्तों। स्टेनली ऑफिस नहीं बल्कि अपनी कार उठाकर किसी और स्पेशल पर्सन को पिकअप करने निकल जाता है और बैकग्राउंड में पुराने तमिल गाने चल रहे होते हैं जो इस सीन को और भी डरावना बना देते हैं। इसके बाद हम कार में स्टेनली की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसे पिकअप करने के लिए स्टेनली गया था। ये बेचारी लड़की स्टेनली के प्यार में इतनी पागल है कि इसने स्टेनली के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। स्टेनली उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो। लड़की कहती है, मेरी रूममेट कल आने वाली थी, अगर वो होती तो मैं नहीं निकल पाती, इसलिए मैंने सोचा कल जब वो आ जाएगी तो दिक्कत होगा, आज ही निकल जाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्टेनली ने अब तक अपनी पत्नी को डिवोर्स देने की बात सिर्फ इस लड़की से कही है। मतलब उसने इस लड़की को कहा है कि मैं डिवोर्स करूंगा अपनी वाइफ को, लेकिन असल में उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो बस इस लड़की को बेवकूफ बना रहा है, कभी लॉज में तो कभी किराए के घर का बहाना बनाकर इस तरह उसको घुमाता रहता है। लड़की पूछती है घर मिला कि नहीं, तो स्टेनली झूठा बहाना करके कहता है, हाँ ढूंढ रहा हूँ, तब तक लॉज में एडजस्ट कर लेते हैं ना। फिर वो एक अजीब सवाल करता है कि तुम घर पर लेटर लिख कर आई हो क्या। लड़की हाँ में सिर हिलाती है। मतलब साफ है लड़की घर से भाग चुकी है और अब उसकी जिम्मेदारी लेने वाला है सिर्फ स्टेनली। एक परफेक्ट शिकार स्टेनली का तैयार हो रहा है। दोस्तों समझिए मेरी बात को। दोनों एक लॉज में पहुंच जाते हैं, थोड़ा अपना रोमांस होता है, बातें होती है, लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जहां किसी ने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को मार दिया था। लड़की इनोसेंट होके पूछती है, यार कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है। और अब स्टेनली का जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता है कि इंसान सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी कर सकता है, हत्या भी। और मजाक मजाक में लड़की पूछती है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है। स्टेनली बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहता है, हाँ मैंने भी काफी लोगों को मारा। और लड़की हंसती है, सोचती है मच्छर मक्खी की बात कर रहा होगा, लेकिन स्टेनली उसको समझाता है कि देखो मेरी पत्नी सुंदर है, मेरे पास कार है, अच्छी लाइफ है, इसीलिए मैं आराम से तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लड़की घबरा कर कहती है, मुझे छोड़ना हो तो बता देना, पर मारना मत मुझे। और यहाँ पे स्टेनली अपना असली रूप दिखाता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसी ही चली जाओगी तो मुझे तुम्हें मारने का सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा रे, हैं बताओ। जब हम मच्छर को मारते हैं तो सुकून मिलता है ना, सांप को मारते हैं तो थ्रिल मिलता है, क्योंकि रिस्क जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन उतना बड़ा। और इंसान को मारने का नशा जानवरों को मारने से कहीं ज्यादा होता है। यहाँ भी लड़की को लगता है कि स्टेनली अभी भी मजाक कर रहा है, तो स्टेनली एक पतला सा रिबन लेता है और प्यार से उसके गले में उसको बांधने लगता है। वो डेमो दिखा रहा था कि कैसे वो उसका गला घोंटेगा। लड़की हंसती रहती है मजाक समझकर, लेकिन अगले ही पल स्टेनली वो रिबन खींच लेता है। हंसी चीख में बदलने से पहले ही लड़की का दम घुट जाता है। और स्टेनली के चेहरे पे दुख नहीं है दोस्तों, कोई डर नहीं है, बस वो सेटिस्फेक्शन है जिसकी वो बात कर रहा था। वो लाश को बढ़िया से पैक करता है, कार की डिक्की में डालता है और ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अब यहाँ से असली होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं त्रिवंतपुरम। साल वही है 2012। एसपी ऑफिस में एक बंदा प्रदीप आ धमकता है। उसको चिंता है उस दंगे फसाद की जो हाल ही में कोट्यम के एक गाँव में हुआ था। प्रदीप पूछता है, सर सुना है वहाँ गाँव में फिर से चिंगारी भड़क रही है। लेकिन एसपी साहब बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं कि अरे प्रदीप वो किस्सा खत्म हो गया, सब कंट्रोल में है, ऊपर से वहाँ पे हमारा एक स्पेशल ऑफिसर बैठा हुआ है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, सब संभाल लेगा वो। दोस्तों ये मूवी वैसे अलग अलग चैप्टर्स में बटी हुई है जो मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको। अब एंट्री होती है हमारे हीरो कृष्णा की। ये वही स्पेशल ऑफिसर है जिसने उस दंगे को रोका था। पहली बार जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचा है ना, तो वहाँ के हवलदार उसके कपड़े देखकर उसे कोई मामूली रिपोर्टर समझ लेता है। लेकिन जब कृष्णा अपना ID कार्ड निकालता है और बताता है कि मैं स्पेशल ऑफिसर हूँ, तो सबकी बोलती बंद हो जाती। पर अब सवाल ये कि आखिर वो दंगा हुआ क्यों था। पुलिस वाले कृष्णा को पुरानी फाइल खोल के बताते हैं। मामला 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। एक फौजी जिसका नाम विमल है, दूसरी उसकी मिसिंग बहन और तीसरा बंदा यूसुफ। कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों कि विमल की बहन अचानक गायब हो गई। गांव में किसी ने अफवाह फैला दी कि यूसुफ उसे भगा ले गया। बस फिर क्या था, विमल जो आर्मी में था उसका खून खौल उठा। वो अपने कुछ लड़कों को लेकर सीधा यूसुफ के घर पहुंच गया तोड़फोड़ करने। वो यूसुफ उस वक्त वहां पे नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके घर पे हमला हुआ है तो वो भी शांत नहीं बैठा। बदले की आग ऐसी लगी कि 2 लोगों की लड़ाई ने पूरे रिलीजियस राइट का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों
ट्विस्ट ये है कि यूसुफ को खुद नहीं पता कि विमल की बहन है कहाँ पे। वो लड़की अभी भी मिसिंग है। कृष्णा समझ जाता है कि पक्का दाल में कुछ तो काला जरूर है। वो एक एक करके सबकी क्लास लगाना शुरू कर देता है। सबके अपने अपने बहाने और सबके अपने अपने झूठ और सच होते हैं। इसी बीच एक पुजारी सामने आता है। ये वो चश्मदीद गवाह है जो दावा करता है कि उसने विमल की बहन को यूसुफ के साथ देखा था। लेकिन जब कृष्णा थोड़ा दबोचना शुरू करता है तो पुजारी की बोलती लड़खड़ाने लग जाती है। पुजारी कहता है मतलब वो मैंने जब देखा तो चेहरा साफ नहीं दिखा, पर साइड से वो यूसुफ जैसा लग रहा था। यानी कि पूरा केस एक डाउट पे टिका हुआ है। लड़की गायब है, गांव शांत होकर भी अशांत है और कृष्णा को अब उस गुत्थी को सुलझाना है दोस्तों, जो दिखती सीधी है पर उतनी ही टेढ़ी है। कहानी अब गियर बदलती है और पुलिस वालों को साइबर सेल से एक लीड मिलता है जहां लड़की का फोन लोकेशन तमिलनाडु में बता रहा था। मतलब साफ है यूसुफ निर्दोष था, लड़की किसी और के साथ भागी है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। और कृष्णा जो कि एक समझदार ऑफिसर है, सीधा विमल के घर पहुंच जाता है मामला ठंडा करने के लिए। वो विमल को समझाता है कि देखो हमें लोकेशन मिल गई है, तुम्हारी बहन वहाँ पे है, उसको यूसुफ नहीं लेकर गया था। समझे मेरी बात को, ये दंगा फसाद बंद कर दो, मैं खुद जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए। तो विमल ऊपर से तो शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर वो उबल रहा था। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जब पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक खबरी विमल को कॉल करके सारी डिटेल्स लीक कर देता है। वो बता देता है कि पुलिस उस लड़के को पकड़ने तमिलनाडु जा रही है। किसको? जिसके साथ शायद फिलहाल उसकी बहन है। विमल सोचता है कि पुलिस से पहले मैं वहां पहुंचकर उस लड़के का वो हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। और अब शुरू होती है दोस्तों एक बेहतरीन रेस। एक तरफ कृष्णा और उसका पार्टनर आनंद अपनी जीप में निकले हैं, दूसरी तरफ विमल अपने गुंडों के साथ उस लोकेशन की तरफ भाग रहा है। तमिलनाडु के एक सुनसान गांव में पहुंचकर विमल की नजर एक लड़के पे जाती है। उनको लगता है कि ये वही है जो उसकी बहन को भगा ले गया और बिना कुछ सोचे समझे ये लोग उस लड़के की बाइक को टक्कर मार देते हैं, उसे उठाकर एक जंगल में लेके जाते हैं। वहां शुरू होती है 3rd डिग्री टॉर्चर। विमल चीख कर पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है और वो बेचारा लड़का जो ऑलरेडी घायल है हाथ जोड़ देता है कि भाई कौन बहन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। लेकिन गुस्से में अंधा विमल रुकने का नाम नहीं लेता। वो तो मारता जाता है उसको कि नाटक मत कर, सच सच बता कहाँ है मेरी बहन, छुपा के कहाँ रखा है तूने बता। और बेचारा लड़का कंफ्यूजन में पीटता रहता है। किस्मत से उस लड़के के दोस्तों को भनक लग जाती है कि उनके दोस्तों को कोई उठा ले गया। उधर कृष्णा और आनंद भी पूछताछ करते करते उसी लोकेशन के करीब पहुंच जाते हैं। और जैसे विमल और उसके दोस्तों को दूर से पुलिस की गाड़ी की बत्ती दिखाई देती है, उनकी हवा टाइट हो जाती है। वो उस आधे मरे लड़के को वहीं छोड़कर दुम दबा के भाग निकलते हैं। कृष्णा मौके पर पहुंच तो जाता है लेकिन शिकार हाथ से निकल चुका था। सीन अब हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है दोस्तों। कृष्णा उस घायल लड़के जिसका नाम स्टीफन है उसके पास विमल की बहन की फोटो लेकर पूछता है कि जानते हो इसको? तो स्टीफन रोते हुए कहता है कि सर कसम से बता रहा हूँ, मैंने इस लड़की को नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ। वो गुंडे भी यही फोटो दिखाकर मुझे मार रहे थे। कृष्णा गौर से उसको देखता है और एक मोबाइल नंबर उसको दिखाते हुए कहता है ये नंबर तो तुम्हारा है ना स्टीफन, तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है ना। और यहाँ पे स्टीफन एक और खुलासा करता है जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल के रख देता है। वो कहता है कि सर नंबर मेरा है पर उसे मैं नहीं, मेरी कजन सेल्वी यूज करती है। उसने 8 महीने पहले मेरी आईडी से सिम लिया था और अब वो भी गायब है, किसी लड़के के साथ भाग गई। कृष्णा तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है सेल्वी की वेरिफिकेशन के लिए और वहां का पुलिस वाला बड़े आराम से फाइल चेक करके कहता है कि हाँ सर, सेल्वी एक लेटर लिख कर गई थी कि वो अपनी मर्जी से भाग रही है। अब लड़की बालिग थी, अपनी मर्जी से गई थी तो हमने केस क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ कृष्णा रुकने वाला नहीं था। उसने पूछा ठीक है पर वो भागी किसके साथ थी ये बताओ, उस लड़के का नंबर है क्या? वो ऑफिसर उसको उसका नंबर दे देता है और जब उस बॉयफ्रेंड का नंबर ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर और एड्रेस दोनों फेक है। और अब सबसे डरावनी बात दोस्तों, वो नंबर केरला की एक लड़की सिंधु के नाम पे रजिस्टर्ड है। और जब कृष्णा फिर सिंधु के घर पहुंचता है तो वहां भी वही मनहूस कहानी सुनने को मिलती है। सिंधु की माँ रोते हुए बताती है मेरी बेटी 1 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी सर, आज तक कोई खबर नहीं मिली। मतलब कि सारी लड़कियों के गायब होने में एक दूसरे का कनेक्शन जरूर है। तो दोस्तों अब कृष्णा एसपी सर के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है और कहता है कि सर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पैटर्न दिमाग हिला देने वाला है। कृष्णा समझाता है कि सर ये एक इनफाइनाइट लूप है। पहले लड़की गायब होती है, वो जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का पिछली गायब हुई लड़की का सिम कार्ड यूज करता है और जब हम उस सिम के ओनर को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर तो कोई और लड़की यूज कर रही है और वो भी किसी और के साथ भागी है। यानी कि हर नया शिकार पिछले शिकार के आईडी प्रूफ पे चल रहा है। केरला से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरला, पुलिस बस गोल गोल घूम रही है। और इस पैटर्न में एक और हॉरिफाइंग डिटेल है, टारगेट सिर्फ वो औरतें हैं जो या तो डिवोर्स्ड हैं या विधवा, क्योंकि जब ऐसी लड़कियां भागती हैं तो समाज और घर वाले सोचते हैं कि चलो अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली होगी, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाते और विलन इसी इग्नोरेंस का फायदा उठा रहा है। तो एसपी हैरान होकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई गैंग है या सेक्स रैकेट? कृष्णा की आंखों में अब शिकार वाली चमक थी दोस्तों। वो कहता है कि नहीं सर, पैटर्न एकदम सेम है, ये किसी गैंग का नहीं, एक अकेले आदमी का काम है। एक ऐसा सीरियल किलर जो औरतों को प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें गायब कर देता है। ऑर्डर मिल चुका है,
और अब शुरू होगा असली खेल। कहानी में अब शुरू होता है चैप्टर 2 द गोल्डन प्लान। एंट्री होती है बॉबी नाम के एक ज्वेलर की। बॉबी बेचारा परेशान है क्योंकि उसने गलती से अपने घर में साइनाइड रख दिया था, जिसे चाटने से पड़ोसी का कुत्ता मर गया। अब कुत्ते के मालिक ने केस कर दिया है। बॉबी मदद मांगने स्टेनली के पास आता है, लेकिन उसे क्या पता कि वो शैतान को आइडिया दे रहा है। साइनाइड का नाम सुनते ही स्टेनली के दिमाग की घंटी बजती है। वो सोचता है कि यार गला घोटने में बहुत मेहनत लगती है, ये साइनाइड तो शॉर्टकट है। स्टेनली तुरंत एक्शन में आ जाता है, एक फेक ज्वेलरी लाइसेंस बनवाता है और दुकान से साइनाइड खरीद लेता है। लेकिन उसे यूज करने से पहले टेस्ट करना जरूरी था। तो ये जानवर बताऊं दोस्तों क्या करता है, खाने में थोड़ा सा साइनाइड मिलाता है और सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को दे देता है। कुछ ही देर में भिखारी तड़प तड़प के मर जाता है। स्टेनली दूर खड़ा ये सब हरकतें देख रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक डेडली स्माइल कि उसका प्रोडक्ट काम कर गया। और अब शुरू होता है विक्टिम हंटिंग गेम। सुबह होते ही स्टेनली सीधा मैरिज ब्रोकर के पास पहुंच जाता है। कहानी वही पुरानी, मेरे भाई का डिवोर्स हो गया है, उसके लिए लड़की चाहिए। टारगेट विक्टिम अपसेट है, डिवोर्स्ड या विधवा औरतें, क्योंकि स्टेनली जानता है कि ये औरतें इमोशनली थोड़ा कमजोर होती हैं और जल्दी भरोसा कर लेती हैं। ब्रोकर उसे कई फोटोज दिखाता है। स्टेनली एक सेल्स गर्ल को सिलेक्ट करता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रोज दुकान के बाहर खड़ा रहना, स्टॉक करना। जब वो लड़की उसको डांटती है तो वो सीधा शादी का प्रपोजल रख देता है। लड़की मना कर देती है, लेकिन स्टेनली के दिमाग में वो रिजेक्ट नहीं होती। वो बस क्या कहते हैं उसको, पेंडिंग लिस्ट में चली जाती है। घर आकर स्टेनली अपनी डायरी खोलता है और उस लड़की का स्केच बनाने में लग जाता है। दोस्तों ये जो डायरी है ना, ये कोई आम डायरी नहीं है, ये उन लड़कियों के डेथ नोट है जिससे वो मारता है या मारने वाला होता है, उसका स्केच इसमें बना देता है। यहाँ से स्टेनली का असली काम करने का तरीका रिवील होता है। वो एक गिरगिट बन जाता है, कभी नाम बदलता है, कभी धर्म बदलता है, कभी कहता है पत्नी मर गई, कभी कहता है डिवोर्स हो गया। केरला से तमिलनाडु या तमिलनाडु से केरला, बस यही वो ट्रैवल करता रहता है ताकि पुलिस ट्रैक न कर पाए। प्लान बड़ा सिंपल होता है, लड़की को फंसाओ, इमोशनली ब्लैकमेल करो और फिर किसी लॉज में ले जाओ। वहाँ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसे मार दो। स्टेनली इसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। वो औरतों का भरोसा जीत कर उन्हें लॉज में ले जाता है और फिजिकल होने के बाद साइनाइड की मस्त गोली पिलाकर उन्हें कहता है ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए इसे खा लो ताकि हम शादी के बाद फैमिली शुरू करें, अभी नहीं। और वो बेचारी औरतें शर्म के मारे बस स्टैंड के पब्लिक टॉयलेट में जाकर गोलियां खा लेती। गोली गले के नीचे उतरते खेल खत्म, लाश टॉयलेट में मिल जाती है और स्टेनली तब तक अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी शोर के। अब शुरू होता है चैप्टर 3, जहां कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। कृष्णा एक नए लीड को फॉलो करते हुए विजू नाम के एक बंदे के पास पहुंचता है। पता चलता है कि विजू की माँ का फोन कुछ दिन पहले चोरी हुआ था। कृष्णा पूछता है घर से कोई लड़की गायब हुई क्या? विजू मना कर देता है। ये सुनकर कृष्णा का दिमाग घूम जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक पैटर्न ये था कि लड़की गायब होती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ फोन गायब हुआ है। मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हमसे कुछ छूट रहा है? कृष्णा के दिमाग में ये बातें चलती है। कृष्णा डिसाइड करता है कि वो मिसिंग लड़कियों के फोन्स को ट्रैक करेगा, इस उम्मीद में कि कभी तो कोई फोन ऑन होगा। और इसी बीच एसपी साहब कृष्णा की मदद के लिए तमिलनाडु से एक ऑफिसर को बुलाते हैं और जब वो ऑफिसर एंट्री मारता है तो ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं, खुद स्टेनली होता है दोस्तों। जी हाँ, हमारा सीरियल किलर एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे कानून के हर लूप होल का पता है जिससे वो पकड़ा नहीं जा रहा। अब कृष्णा, आनंद और स्टेनली साथ मिलकर लड़कियों के मिसिंग केस पे काम कर रहे होते हैं। सोचो यार, शिकार खुद शिकारी के साथ बैठा हुआ है। बातों ही बातों में स्टेनली को पता चलता है कृष्णा फोन ट्रैक कर रहा है। स्टेनली के कान खड़े हो जाते हैं। उसके पास अभी भी एक विक्टिम का फोन पड़ा था। वो बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी से बाहर आता है और उस फोन को चकनाचूर कर देता है। बाल बाल बचा नहीं तो गया काम से। तभी आनंद एक बड़ी खबर लेके आता है कि सर, एक मिसिंग लड़की का फोन जहां स्विच ऑफ हुआ था वहीं पास ही के बस स्टैंड टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली है। कृष्णा तुरंत कनेक्शन जोड़ता है। फोटो मैच होती है। लड़की का नाम शहाना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कंफर्म करता है कि मौत साइनाइड से हुई है। और अब कृष्णा एसपी से मिलता है और कहता है कि सर, अब तक 11 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। किलर उन्हें अलग अलग गांवों ले जाकर साइनाइड देकर मारता है। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब मिलता है जब फॉरेंसिक टीम कृष्णा को एक सेफ्टी पिन दिखाती है जो क्राइम सीन पे मिली थी। और ये कोई आम पिन नहीं थी दोस्तों, ये वही पिन है जो पुलिस वाले अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए यूज करते हैं। बस कृष्णा समझ जाता है कि इसका मतलब किलर पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई बंदा है। तुरंत वो एक्शन में आ जाता है। वो उस इलाके के सारे पुलिसमैन के पर्सनल नंबर्स ट्रैक करवाता है। तब उसे साइबर सेल का कॉल आता है कि सर, एक फोन अभी अभी ऑन हुआ है। लोकेशन ट्रैक होती है एक कॉलोनी की। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। घर का बेल बजाती है, जो घर कांस्टेबल मणि का होता है। तलाशी लेने पर फोन बेड के नीचे मिलता है। मणि की पत्नी भी टेंशन में आ जाती है। पुलिस मणि को कॉल लगाती है, लेकिन मणि का फोन सुबह से स्विच ऑफ आ रहा होता है। मजा देखो दोस्तों, स्टेनली भी उसी कॉलोनी में रहता है। वो वहां पहुंचता है
और कृष्णा के सामने मनी को डिफेंड करने का नाटक करता है कि सर मनी नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता। तो कृष्णा गुस्से में कहता है कि इंसान का असली चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि स्टेनली ने अपना रास्ता साफ कर लिया है। उसने सुबह ही कांस्टेबल मणि को बुलाकर उसे मार दिया था और विक्टिम का फोन उसके घर में डाल दिया। मतलब एक तीर से दो निशाने। मणि मर भी गया और सारा इल्जाम भी उसी पे आ गया। अब एसपी साहब चैन की सांस लेते हैं कि चलो कृष्णा बढ़िया हो गया, केस क्लोज हो गया, मणि ही कातिल था, मर गया, खेल खत्म। लेकिन कृष्णा का चेहरा अभी भी उतरा होता है। उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि असली दरिंदा अभी भी खुलेआम घूम रहा है। यहाँ कृष्णा एसपी को वो बात बताता है जो स्टेनली को बाकी क्रिमिनल्स से बिल्कुल अलग बनाती है। उसे ये तो नहीं पता कि स्टेनली ही किलर है, लेकिन कत्ल करने के तरीके से अंदाजा लगाकर वो एक थियरी बनाता है और उस थियरी के अनुसार हम स्टेनली की बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम जाते हैं फ्लैशबैक में। दरअसल स्टेनली पैदाइश क्रिमिनल नहीं था, उसे बनाया गया था। बचपन में वो अपने दादाजी के साथ शिकार पे जाता था। दादाजी जानवरों को मारते थे और छोटा स्टेनली ये सब देखकर बड़ा उत्सुक होता था। धीरे धीरे ये शिकार उसका शौक नहीं एडिक्शन बन गया। जब बड़े होने पर गवर्नमेंट ने हंटिंग पे बैन लगा दिया तो स्टेनली को तलब मचने लग गई कि क्या करूं। उसने सोचा जानवर नहीं तो क्या हो गया, इंसान तो है। शुरुआत हुई चूहे बिल्लियों से, फिर छोटे बच्चों से और फाइनली वो औरतों पे आ गया। कृष्णा एसपी को समझाती कि सर वो किलर मजे के लिए मारता है, पैसे या दुश्मनी के लिए नहीं। ये उसकी आदत बन गई है और आदत कभी रुकती नहीं। एसपी को ये थ्योरी बड़ी अजीब लगती है पर कृष्णा हार नहीं मानता। वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। उधर स्टेनली अब अपने गेम को लेवल अप कर रहा होता है। उसे पता है कि साइनाइड की गोली से पकड़े जाने का डर है, तो वो एक फोन बूथ से फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करता है। एक्टिंग तो देखो बंदे की। कहता है सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, स्क्रिप्ट के लिए एक आइडिया चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे बंदा मर जाए पर पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक आए। और डॉक्टर अनजाने में उसे मौत का तरीका बता देता है। अब इस तरीके से स्टेनली का तरीका बदल जाता है। वो एक नई औरत जो ऑलरेडी मैरिड है उसको फंसाता है और लॉज लेके जाता है, जहां वो शुगर टेस्ट करने का बहाना बनाता है और प्यार से कहता है लाओ तुम्हारा शुगर चेक कर लूं। जैसे ही वो निडल चुभाता है उसमें ब्लड नहीं होता बल्कि ब्लड के अंदर लिक्विड साइनाइड होता है। इस मेथड का फायदा होता है कि इससे मौत तुरंत नहीं होती। वो औरत अपने घर पहुंचती है, वहां अचानक गिरकर मर जाती है। सबको लगता है कि हार्ट अटैक होगा, खेल खत्म, सबूत खत्म। लेकिन कृष्णा की बाज जैसी नजर वहां पहुंच जाती है। जब उसे इस हार्ट अटैक वाली डेथ का पता चलता है वो फॉरेंसिक डॉक्टर से क्रॉस चेक करवाता है। उससे कंफर्म हो जाता है कि ये नॉर्मल मौत नहीं, इसे लिक्विड साइनाइड से मारा गया। मतलब किलर खुद को अपग्रेड कर रहा है। कृष्णा फिर एसपी के पास वापस जाता है और कहता है कि सर मैंने सही कहा था ना, वो वापस आ गया है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है किलर। दूसरी तरफ स्टेनली अपने अगले शिकार के साथ बिजी है दोस्तों, लेकिन तभी उसको भनक लगती है कि कृष्णा अभी भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब किलर के पीछे। स्टेनली समझ जाता है कि अगर अब कोई गलती हुई तो पक्का पकड़ा जाऊंगा और वो उस औरत को जिंदा छोड़ देता है और हो जाता है गायब। अब बस स्टेनली के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, डाइवर्जन। मतलब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। कहानी में अब वो मोड़ आता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था दोस्तों। कृष्णा और आनंद पुरानी फाइल्स को दोबारा स्कैन करते हैं और उनकी सुई वापस विजू पर आकर रुक जाती है। वही विजू जिसने कहा था माँ का फोन चोरी हुआ है। कृष्णा को दाल में कुछ काला लगता है। वो विजू के पास पहुंचता है और इस बार पुलिस स्टाइल में पूछता है डंडा पड़ने के बाद कुछ बताएगा या गोली खाने के बाद कुछ बताएगा। तो विजू सच उगल देता है, बताता है कि सर फोन चोरी नहीं हुआ था, मेरी बहन दिव्या भाग गई थी लेकिन वो वापस आ गई है, हमने उसकी शादी करवा दी, वो खुश है। कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। एक विक्टिम जिंदा है, ये वो लड़की है जो मिसिंग थी। कृष्णा और आनंद तुरंत दिव्या के घर पहुंच जाते हैं। दिव्या पहले तो डर जाती है कि सर मेरे हस्बैंड को मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता, प्लीज चले जाइए। लेकिन जब कृष्णा उसको बताता है कि वो दरिंदा बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है, मतलब ये जो सीरियल किलिंग कर रहा है वो, तो दिव्या टूट जाती है। और यहाँ पे रिवील होता है कि दिव्या बची कैसे। दिव्या बताती कि उस रात में वॉशरूम गई थी वो गोली खाने, क्योंकि उस किलर ने कहा कि ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए है और उसने कहा बेबी नहीं चाहता वो, लेकिन मुझे लालच आ गया। मेरी माँ रिटायर होने वाली थी, मुझे लगा फंड्स मिलेंगे तो हम बच्चा पाल लेंगे, इसलिए मैंने वो गोली नहीं खाई। देखा दोस्तों, एक छोटे से लालच ने उसकी जान बचा ली। अगर वो गोली खा लेती तो सीधे ऊपर पहुंच जाती। कृष्णा उसको मणि की फोटो दिखाता है और दिव्या साफ मना कर देती कि नहीं सर ये वो नहीं है, वो आदमी कोई और था, उम्र में बड़ा था और हमेशा तमिल गाने सुनता था। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कृष्णा वहां से निकल जाता है और प्लान बनाता है कि कल स्केच आर्टिस्ट लेकर आएगा ताकि उस किलर का स्केच बना ले। ये खबर स्टेनली तक पहुंच जाती है और स्टेनली अगले ही दिन दिव्या के पास पहुंच जाता है। सोचो यार उस लड़की का डर कितना होगा, वो किलर उसके सामने खड़ा है। स्टेनली साफ धमकी देता है कि अगर मुंह खोला तो तुझे और तेरे बच्चे को ऐसा मारूंगा कि सोच नहीं पाएगी। और डर के मारे दिव्या कृष्णा को फोन करके कह देती है, झूठ कहती है कि सर मत आइए, मेरे पति को शक हो रहा है। कृष्णा निराश हो जाता है।
रास्ता बंद। लेकिन कृष्णा हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधा उसी बस स्टैंड पे पहुंच जाता है जहां दिव्या मिली थी। वहां वो एक कंडक्टर को दिव्या की फोटो दिखाता है और कंडक्टर उसे पहचान लेता है कि हाँ सर, ये लड़की आती जाती थी और उसके साथ एक आदमी भी था। फिर क्या था? कृष्णा वही मौके पे स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर कंडक्टर से हुलिया एक्सप्लेन करवाता है। और उधर स्टेनली को जब ये अपडेट मिलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जेब में गन लेकर भागते हुए तुरंत वहां पहुंचता है। उसने मन बना लिया था कि अगर स्केच मैच हुआ तो आज कृष्णा, आनंद, कंडक्टर सब मरेंगे। माहौल बड़ा गर्म था। आर्टिस्ट स्केच कंप्लीट करता है और कृष्णा के हाथ में देता है। स्टेनली दूर से देख रहा था, सांसें थमी हुई थी, लेकिन जब वो स्केच देखता है तो शॉक में रह जाता है क्योंकि स्केच उसका नहीं था। स्टेनली का नहीं था, किसी और ही का था। शायद कंडक्टर ने गलत देखा या धुंधला याद है उसको। तो स्टेनली एक गहरी सांस लेता है कि बच गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। जाते जाते कंडक्टर स्टेनली को घूर के देखता है और कहता है, सर मैंने आपको कहीं देखा है। स्टेनली को तो दिल का दौरा पड़ जाता है जैसे, लेकिन वो शातिर दिमाग लगाता है और हाथ से टाल देता है कि हाँ देखा होगा कहीं, हम पुलिस वाले हैं, रोड पे आते जाते रहते हैं। लेकिन स्टेनली को समझ आ गया था कि कानून के हाथ अब उसके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं। और कहानी दोस्तों अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। स्टेनली को लगता है कि वो बच गया, इसीलिए वो वापस अपने पुराने धंधे पे लौट आता है। अगले दिन वो एक नई औरत को फंसाता है और कहता है, आज रात मैंने रूम बुक किया, चलो एंजॉय करते हैं। शिकार तैयार था। रात को दोनों लॉज पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार लॉज का रिसेप्शनिस्ट स्टेनली को रोक लेता है कि सर आईडी प्रूफ दिखाइए। पुलिस की सख्त वार्निंग है। तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर शक न हो इसीलिए अपना आईडी दिखाता है। तो जैसे ही वो रूम में जाकर दरवाजा बंद करता है और अपना कांड शुरू करने वाला होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है बाहर से। बाहर वही रिसेप्शनिस्ट मौजूद था। वो रोते हुए स्टेनली से मदद मांगता है कि सर आप पुलिस वाले हैं ना, मेरी बेटी महीनों से गायब है, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे वो तो देखिए, व्यंग्य देखिए, कॉमेडी देखिए। वो बाप उसी इंसान के सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसने उसकी बेटी को मार दिया। तो स्टेनली एक्टिंग करता है, फोटो लेते आना, और मन ही मन हंसता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। स्टेनली वापस रिसेप्शन पे आता है ताकि उस बाप को झूठा दिलासा दे सके, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय कृष्णा के। स्टेनली डर जाता है और संभल कर पूछता है, अरे कृष्णा तुम यहाँ पे? तो कृष्णा मुस्कुरा के कहता है, बस उसी हत्यारे को ढूंढ रहा हूँ। बाय द वे ये लो नया स्केच उसी किलर का, अगर याद में दिखे तो बताना। स्टेनली वो कागज लेकर ऊपर रूम में जाता है। वो सोच रहा था कि ये स्केच भी गलत होगा। बेफिक्र होकर कागज खोलता है और जब स्केच देखता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्केच किसी और का नहीं बल्कि खुद स्टेनली का था। अब एक और फ्लैशबैक के जरिए कृष्णा का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे रिवील होता है कि कृष्णा ने स्टेनली को उसी के गेम में हरा दिया। बस स्टैंड पे जब कंडक्टर ने कहा था मैंने इसको देखा है, तो कृष्णा समझ गया था कि किलर कहीं आसपास ही है। स्टेनली कहीं आसपास है। इसीलिए कृष्णा ने जानबूझ के फेक स्केच बनवाया ताकि स्टेनली कॉन्फिडेंट हो जाए और गलती करे। असली कंफर्मेशन कृष्णा ने दिव्या के पास कर लिया था। दिव्या ने स्टेनली की फोटो देखकर कंफर्म कर दिया था कि यही वो आदमी है जिसने मुझे दवाई दी थी। और जब स्टेनली टेंशन फ्री होकर घूम रहा था, तब कृष्णा और आनंद ने उसके असली घर की तस्वीरें ली और वहां से सारे सबूत जैसे विक्टिम की फोटोज और डायरीज सब बरामद किए। और अब प्रेजेंट में स्टेनली समझ जाता है कि उसके जो गेम है सब खत्म हो चुके हैं और अपनी जेब से वो वही साइनाइड इंजेक्शन निकालता है और कृष्णा पे हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है। स्टेनली जो एक ट्रेंड हंटर है, कृष्णा पे भारी पड़ जाता है। दोस्तों वो निडल कृष्णा की गर्दन में घुसाने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई स्टेनली के सर पे भारी चीज से वार करता है और वो कोई और नहीं, वही रिसेप्शनिस्ट था। और ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो रिसेप्शनिस्ट बल्कि कृष्णा की टीम का अंडरकवर कॉप था। स्टेनली जमीन पर गिरते ही तड़प जाता है। अब सवाल ये था कि अरेस्ट करें या नहीं। कृष्णा जानता था कोर्ट में स्टेनली अपनी पुलिस ट्रेनिंग और वकील के जरिए बच निकलेगा, इसीलिए कृष्णा फैसला करता है कि ऑन द स्पॉट जस्टिस हो जाए, मतलब ठोक दिया जाए। इतना कहकर वो सीधे उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। सीन होता है कट। कृष्णा और उसकी टीम एक सुनसान जगह पे स्टेनली की लाश को दफना देते हैं। एक शैतान जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को मार दिया, आज खुद हमेशा हमेशा के लिए मर गया। ना कोई कोर्ट ना कोई केस, आपका अंत पापी के तरीके से। तो दोस्तों ये थी साउथ की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्राइम थ्रिलर्स मूवी में से एक। क्या कृष्णा ने सही किया या उसे कोर्ट में देना चाहिए था? कमेंट करके बता दीजिए अपनी राय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।